हेलो, लेट्स बिगिन विद अ चैप्टर नेमली सेल। और ये एक शॉर्ट रिवीजन है जिसमें आपको सेल के सारे पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स डेफिनेटली मैं कवर करूँगी इस चैप्टर में सेल। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं किस चैप्टर से? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होती है उसी को हम लिविंग बोलते हैं डेफिनेटली। और जिसके पास सेल नहीं होता वो नॉन लिविंग है शॉर्ट में। एंड सेल्स जो होते हैं या तो ये मतलब बॉडी या तो यूनिसेल्युलर होगी या तो मल्टी सेल्युलर होगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ सेल? क्या है ये सेल? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें पता है डेफिनेशन। उसके बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है वहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और वही सेल सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसने हमें हेल्प की है ताकि हम सेल की स्ट्रक्चरल डिटेल्स, जो हमें अंदर की डिटेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है वगैरह वगैरह डिटेल्स हमें कैसे पता चली? थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की बट दैट सेल वॉज नॉन लिविंग। एंटोन वन लीवनहुक ने लाइव सेल डिस्कवर की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सेल थ्योरी, मैथायस शेल्डन ब्रिटिश बॉटनिस्ट, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन करनी है कि मैथायस शेल्डन ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। उसने क्या कहा कि जो सेल्स होती हैं वो टिश्यूज़ बनाती हैं। थियोडर शॉन जो है वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था और उसने क्या कहा कि एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और रुडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट क्या था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। जो फाइनल सेल थ्योरी थी वो थी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। दो पॉइंट्स बताई सेल थ्योरी की। क्या? एक तो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और जो सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब सेल का ओवरव्यू, सेल या तो प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक में डेफिनेटली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं होता है उनमें, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्गी, ईआर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और इनमें ना यूकैरियोट्स में कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं एंड सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एनिमल्स में कोई सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट्स में होता है। अब ऐसे कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें डीएनए होता है, जैसे कि डीएनए पहली बात कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है साइटोप्लाज्म में, ये वी आर श्योर, एंड राइबोसोम में भी। और कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें डीएनए होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड आरईआर, ठीक है। सेल साइज, माइकोप्लाज्मा जो है एक स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है, याद रखना। बैक्टीरिया जो है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी जो है इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल हमारे अंदर होती है नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच सेल है। क्लियर? फिर से बताती हूँ, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है और इसका जो लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसका 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब अच्छी से डायग्राम देखो। डायग्राम में बोला है कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर, आई एम सो सॉरी, 10 to 20 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ होता है। और बैक्टीरिया का साइज़ जो है 1 to 2। अगर आप टिपिकल बैक्टीरिया लेते हो ना तो 1 to 2। वैसे नॉर्मली बैक्टीरिया का 3 to 5 होता है और टिपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2। ये याद रखना, ये छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का क्या है? 20 PPLO 0.1 0.3, जैसे हमने अभी देखा माइकोप्लाज्मा का। वायरसेस 0.02 to 0.2, वो तो बहुत मिनिमम साइज है, 0.02 में है। आ रहा है समझ? उसके बाद सेल शेप। सेल की शेप किसी भी तरह हो सकती है। डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, क्यूबाइड हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है। अब एनसीईआरटी ने फिगर 8.1 में डायग्राम्स दी है जिसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल है। ये आपको सारी शेप्स देखनी है क्योंकि नीट 2025 के बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वी कैन एक्सपेक्ट इट। आरबीसीज में है राउंड एंड बाइकनकेव। डब्ल्यूबीसीज है एमीबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियम सेल कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ट्रकीड इलोंगेटेड होता है। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल। डन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंड देन हमारा फिर रहेगा साइटोस्केलेटन, सीलियन, फ्लैजुला, सेंट्रोसोम, सेंट्रोल न्यूक्लियस, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स गो ऑन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके,
देखो प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, वो तो तुम लोगों ने माइकोप्लाज्मा से देखा ही होगा कि यार 0.3 माइक्रोमीटर है या पीपीएलओ का 0.2 माइक्रोमीटर है। स्मॉलर होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर, ठीक है। एक तो ये बहुत छोटे होते हैं, पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर, ओके। स्मॉलर होते हैं, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। सेल वॉल, स्मॉलर मल्टीप्लाई फास्टर। सेल वॉल इनके पास होती है लेकिन वो किसी और चीज़ की बनी होती है। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये कॉमन फीचर्स है जो आपको याद होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक, जैसे कि मनीरा जो है ना वही सिर्फ प्रोकैरियोटिक होती है, ये तो हमें पता है, वी आर श्योर अबाउट इट। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, इसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है। इनकी शेप्स कैसी होती है बैक्टीरिया के? कोकस होती है, कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस रॉड लाइक, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। ये याद रखना, जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट्स फ्लैजुला। डन। विब्रियो कामा शेप्ड। और बैक्टीरिया में कुछ फीचर्स होती है। स्मॉल डीएनए प्लाज्मिड होता है, जो आपने बायोटेक्नोलॉजी से इन केस आपने पढ़ा है, इट्स ओके, इन केस नहीं पढ़ा है तो आप सुनो। ये स्मॉल डीएनए प्लाज्मिड होता है, एक्सेप्ट फॉर जो इनका नॉर्मल डीएनए होता है उसके अलावा इनके पास एक स्मॉल डीएनए प्लाज्मिड होता है जो कि राउंड होता है, सर्क्यूलर होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। स्पेशल डिफरेंट मेम्ब्रेन होती है, मीजोजोम। एक मीजोजोम होती है, एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ों में। जीनोमिक डीएनए होता है और इसके अलावा इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो, ठीक है। अब सेल का एनवेलप क्या होता है? इनका जो सेल का एनवेलप होता है, केमिकली कम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये बहुत कम्प्लेक्स होता है मैम, मतलब क्या कम्प्लेक्स? 3 टाइट बाउंड लेयर्स होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट है वो है ग्लाइकोकैलिक्स या तो लूज शीट होगी, अगर वो लूज शीट होगी ना उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर थिक होगी, टफ होगी तो उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स इन केस इट्स लूज शीट उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, एंड इन केस इट्स थिक टफ इसको बोलेंगे हम कैप्सूल। सेल वॉल जो होती है ये प्रोवाइड करती है शेप एंड सपोर्ट। डेफिनेटली सेल वॉल हमने देखा है कि प्लांट सेल में भी जो शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है वही सेल वॉल होता है, यहाँ पर भी शेप एंड सपोर्ट सेल वॉल प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको असर्शन में आ सकता है या रीजन में आ सकता है कि प्रिवेंट बैक्टीरिया बर्स्ट और कोलैप्स। ये प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को ताकि वो बर्स्ट ना करे या कोलैप्स ना करे। आप इसको हाईलाइट करें कि इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्ट एंड कोलैप्स। डन। वेट सेकेंड। तो प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम बर्स्ट एंड कोलैप्स। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब ये कुछ ही आयंस को आने देता है, जाने देता है, क्लियर। उसके बाद इंटरैक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यही है वो जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। ना ही सेल वॉल इंटरैक्ट करती है, ना ही ग्लाइकोकैलिक्स करता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरैक्ट करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो तुम लोग वो मॉडल पढ़ते हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है इधर भी, सिमिलर होता है यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अच्छे से डायग्राम देखो बिकॉज बेसिकली डायग्राम से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टेन होगा, सबसे पहले जो स्टेन अगर होगा तो ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। अगर स्टेन नहीं होगा, स्टेनिंग का मेथड होता है, अगर हम स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को, अगर स्टेन लग रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर नहीं स्टेन है ग्राम नेगेटिव, बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पर आउटर मोस्ट है, सेल वॉल है, उसके बाद ये येलो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर है, ठीक है। आई डोंट नो आपके पास कौन सी डायग्राम है, जो मेरे पास है उसमें येलो कलर का इंडिकेशन था सेल वॉल का, बट फिर भी आप ऐसे याद करो कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट है, उसके बाद है सेल वॉल, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म, हमारे पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड देखो, एक इनके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा इनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए वो है प्लाज्मिड। पिलाई आपको पता है ये लोकोमोशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का फ्लैजुलम, और आप ये भी देखो इनके पास न्यूक्लियोइड होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सीलिया नहीं है इनके पास। अब देखो इनके पास फ्लैजुला है, इनके पास पिलाई है, इनके पास प्लाज्मिड है, इनके पास राइबोसोम्स है, इनके पास साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। उसके बाद है मीजोसोम। व्हाट इज मीजोसोम? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये सेल मेम्ब्रेन के कुछ
एक्सटेंशंस होती है, इनफोल्ड सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक्सटेंशंस होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये क्या करती है, ये मतलब ये सेल वॉल की एक्सटेंशंस नहीं होती, याद रखना, ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती है। बाई सेल मेम्ब्रेन आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स होती है एक्सटेंशन, इन द फॉर्म ऑफ टिब्यूल्स होती है, इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। याद रखना किसके फॉर्म में एक्सटेंशंस होती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ टिब्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ लैमेले। फंक्शन, या तो सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे हेल्प करती है, ये डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू डॉटर सेल्स। उसके बाद है सेक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती है और रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसकी फंक्शन क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल को बनाती है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है डीएनए टू डॉटर सेल्स। उसके बाद है सिक्रीशन प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन, डन। और साइनोबैक्टीरिया के पास क्रोमैटोफोर होता है, ठीक है, जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, क्लियर। बैक्टीरियल सेल अगर मोटाइल होगी ना तो उनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है, और अगर नॉन मोटाइल होगी तो पिलाई होगा। पिलाई क्या करेगा मैम, अटैचमेंट रॉक्स के साथ, ठीक है। अब ये फ्लैजुलम जो होता है इसकी कुछ कहते हैं ना डिविजन्स होते हैं, मतलब अगर हमें किसी को पढ़ना होता है, जैसे हम स्टोमक को पढ़ते हैं, हम बोलते हैं इसमें फंडस है, वो है, ये है, वैसे ही हम देखते हैं ना इसमें भी डिविजन्स है। हम इसमें देखते हैं फिलामेंट होता है इसमें, जैसे हम स्पर्म को देखते हैं, हम बोलते हैं ऊपर वाला एक्रोजोम है, बीच वाला मिडल पीस है, फिर टेल है, वैसे ही फ्लैजुलम में भी है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। आपको डायग्राम में अच्छे से देखना है और देखना है कि फिलामेंट क्या है, वो एक्सटेंशन लॉन्ग टेल जैसा, उसको बोलते हैं फिलामेंट। फिर हुक से ये अटैच होता है, और बेसल बॉडी आप देखो वो क्या होता है डायग्राम से, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल सरफेस आउटसाइड होता है, ठीक है, क्लियर। ये बोल रहा है जो फिलामेंट है वो लॉन्गेस्ट होता है और वो सेल सरफेस के बाहर होता है, ठीक है, यही बता रहा है। पिलाई जो होता है ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनलॉन्गेटेड, और फिम्ब्रे जो होते हैं वो ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं। कोई मोटेलिटी में रोल नहीं है दोनों का, ना पिलाई का रोल है ना फिम्ब्रे का रोल है। दोनों का रोल क्या है कि ये रॉक्स के साथ अटैचमेंट करता है, स्टीम में होस्ट के साथ अटैचमेंट करता है बॉडी में, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो इंक्लूजन बॉडीज़ है, इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है मैम, ये रिजर्व मटेरियल करते हैं साइटोप्लाज्म में, जो भी रिजर्व मटेरियल होते हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब एग्जांपल्स क्या है, फॉस्फेट, साइनोफाइजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होता है, ये एग्जाम्पल है इंक्लूजन बॉडीज़ की। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कौन से इंक्लूजन बॉडीज़ है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। जो गैस वैक्यूल होता है ना वो ब्लू ग्रीन, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, पर्पल, ठीक है, इन बैक्टीरिया में मिलता है। गैस वैक्यूल किस में मिलता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में। और इंक्लूजन बॉडीज़ की एग्जांपल क्या, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम जो होता है इट्स अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो एनसीईआरटी कहती है कि मोस्टली राइबोसोम एसोसिएटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, किस में, प्रोकैरियोट्स में। और इसका साइज़ क्या होता है, 15 नैनोमीटर बाई 20। ये हमेशा याद रखना, इसको हाईलाइट रखो कि इसका साइज़ जो होता है दैट्स 15 नैनोमीटर बाई 20। 70s होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में, दैट्स 50s एंड 30s यूनिट, क्लियर। तो राइबोसोम क्या होते हैं, 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर साइज होता है। सेवरल राइबोसोम प्लस सिंगल एमआरएनए देता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं एमआरएनए को, ये बनाते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। और मतलब क्यों अटैच होते हैं, ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। क्यों ट्रांसलेशन के लिए, मतलब एमआरएनए को, मतलब ट्रांसलेशन मतलब कि एमआरएनए को प्रोटीन में, इनकेस आपने नहीं पढ़ा होगा तो एमआरएनए को प्रोटीन को कन्वर्ट करने में के लिए राइबोसोम जो होते हैं एमआरएनए को अटैच हो जाते हैं और पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाते हैं। So we are done with the prokaryotic cell. Now we are going to eukaryotic cell. Eukaryotic cells जो होते हैं प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स प्लांट, यूकैरियोट्स एनिमल, यूकैरियोट्स फंजाई, यूकैरियोट्स। फीचर क्या होता है इनका, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है और न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब वो फैला हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है वहाँ पर प्रोकैरियोट्स में, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड होता है और इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। कम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होता है, जेनेटिक मटीरियल होते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज्ड, डन। अब हम पहले पढ़ेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में क्या है जो प्लांट सेल में नहीं है, सेंट्रियोल्स, डन।
याद रखना प्लांट सेल में क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं है। सेल वॉल तो आपको पता ही है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल तो आपको पता ही है, और प्लास्टिड्स भी याद रखना, ठीक है। अब डायग्राम को अच्छे से देखेंगे हम। डायग्राम अगर आप अच्छे से देखोगे तो इनके पास होता है सेल वॉल और उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इनके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है। गोल्गी apparatus आप देखोगे अच्छे से अगर आप डायग्राम देख रहे होगे। और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीजोम है, साइटोप्लाज्म है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनाए गए हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा दीज आर द कनेक्शंस, राइट। सो प्लाज्मोडेस्मेटा है, आप देखो अच्छे से। SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्मूथ, मतलब उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है, बट अगर रफ होगा तो राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। और आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायग्राम से और गोल्गी apparatus के डायग्राम से। अब देखो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है ना, उसमें वो इंटरकनेक्टेड है, ये याद रखना। और जो गोल्गी apparatus का डायग्राम है ना, उसमें जो सिस्टर्नी है ना, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कल को एनिमल सेल का डायग्राम दिया और पूछा जाएगा लेबलिंग के लिए, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि गोल्गी apparatus कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है, ठीक है। वी आर डन विद दिस डायग्राम। उसके बाद और मिडिल लैमेला भी देख सकते हैं आप, मिडिल लैमेला भी है, बीच में जो ये लाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, मिडिल लैमेला, डन। उसके बाद है उसके बाद है एनिमल सेल। वेट, एनिमल सेल में इनमें माइक्रोविलाई है, गोल्गी apparatus है, जैसे कि मैंने आपको बोला इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ, रफ, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस ऑब्वियसली, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, मतलब दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में पेरोक्सीसोम है, RER है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छे से ध्यान रखो, जो आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल है प्लांट सेल में, और जो इनर मोस्ट है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में है मिडिल लैमेला। मतलब आप देख सकते हो डायग्राम में, लेबलिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है सेल में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओब्वियसली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में डिस्कवर हुआ, ठीक है, ये क्लियर है। इन ह्यूमन आरबीसी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कवर किया आरबीसीज में, किन के आरबीसीज में, ह्यूमंस के आरबीसीज में। लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। और प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, इन दोनों को नहीं बोला। देखो लिपिड और प्रोटीन तो हम कहीं ना कहीं याद कर लेते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल भी याद करना है और कार्बोहाइड्रेट्स भी याद करना है। लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, पोलर हेड होता है, हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर टेल्स होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल होते हैं, लिविंग कॉसी फ्लूइड इन नेचर होता है। और किसने डिस्कवर किया, सिंगर एंड निकोल्स इन 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और प्रोटीन जो होता है 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड्स होते हैं। याद रखना 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड्स होते हैं। रैशो और लिपिड और प्रोटीन वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि हमने आरबीसीज में ये रैशो निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सेल में ये रैशो होगा, ये वैरी करता है, ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, देखो कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, अगर आप डायग्राम देखोगे इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। और हमारे पास होता है कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स इसी में प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल देखो बीच बीच में होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं, ठीक है। डन। और कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होता है, प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं ना उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो देखो यहाँ पर होते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होता है, किस में, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स में लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का। और पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे होती है, इंटीग्रल प्रोटीन ब्रीड होती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूडिडिटी नेचर। क्यों फ्लूडिडिटी नेचर, एक तो लिपिड्स का क्वासी फ्लूइड नेचर है, ऐसा नेचर है कि जो प्रोटीन्स है उसमें लेटरल मूवमेंट कर सके, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम, इसमें इसका जो नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो इसमें फ्लूडिडिटी होती है, ठीक है। इसका नेचर होता है फ्लूइड लाइक नेचर, ओके। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंट्रासेल्यूलर जंक्शन, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। ये लाइन मैंने पता नहीं कहाँ से उठा के पढ़ ली, चलो वेट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो
मैं बताती हूँ वो लाइन मैंने क्या पढ़ी थी। देखो, जो फ्लूडिडिटी नेचर है ना, मतलब मैं सोच रही हूँ, मैंने लिखा है एक्चुअली नोट्स में इंट्रा सेल्यूलर फंक्शन। आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस। देखो, फ्लूडिडिटी जो होती है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ईजिली सेल डिवाइड कर पाती है, सेल ग्रो कर पाती है, सेक्रीशन होता है, एंडोसाइटोसिस होता है और इंट्रा सेल्यूलर जंक्शन भी बनता है। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी एनर्जी चाहिए नहीं, कोई भी एटीपी नहीं चाहिए और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी चाहिए और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, याद रखना। ऑस्मोसिस क्या है कि हायर से लेकर लोअर कंसंट्रेशन जाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली वाटर के लिए होता है, याद रखना, इसलिए हम इसको अलग से, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही फर्क है। डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, ठीक है ठीक है। डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्मोसिस, ये भी पैसिव होता है, बट इट्स पर्टिकुलरली फॉर वाटर, कि हायर से लोअर जा रहा है और पर्टिकुलरली जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो हायर से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है, रिजिड होता है, आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इन फंगई एंड प्लांट हमें पता है फंगई में भी सेल वॉल मिलता है और प्लांट में भी मिलता है, और ये आउटर कवरिंग एक्ट करता है, ठीक है। फंक्शन, सेल को शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है, बैरियर, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है और सेल टू सेल इंटरैक्शन। डन। उसके बाद एल्गी सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनन्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना कि एल्गी सेल वॉल, वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गी सेल वॉल मतलब आपको पता है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, select how many of these how many of these given components are involved in the are मेकिंग अप द एल्गी सेल वॉल, ऐसा होता है, मतलब सॉरी फॉर दिस, मतलब ऐसा होता है क्वेश्चन। और उसके बाद फिर ऑप्शंस में बहुत सारे होते हैं, तो उसमें आपको चूज़ करना है 2 3। वो कैसे आप चूज़ करोगे, जब आपको पर्टिकुलरली याद होगा कि सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है किसका, सेल वॉल, किसका, एल्गी का, ठीक है। क्या, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स का, ठीक है। यंग प्लांट सेल वॉल, अब यंग प्लांट सेल वॉल जो होती है उसमें प्राइमरी वॉल होती है जो ग्रोथ के लिए होती है, और फिर जब सेल मैच्योर होती है ये डिमिनिश हो जाती है। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो इनर सेल में बनती है, इनर सेल साइड की तरफ फॉर्म होती है। फिर मिडिल लेमेलिया जो होती है वो सेल वॉल को कनेक्ट करती है, दोनों कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है मिडिल लेमेलिया, ठीक है। और ये नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है मिडिल लेमेलिया, ठीक है। डन। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, और एल्गी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, कैलेक्टिन, मैनन्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। डन। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। किसने डिस्कवर किया, 1953 में जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया। हु डिस्कवर राइबोसोम, 1953 में जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और 1950s में जैसे आपको मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर था, तो उसी ने डिस्कवर किया राइबोसोम। या तो ATS, मतलब यूकेरियोट्स में डेफिनेटली ATS होता है, तो उसकी यूनिट्स क्या है, 60S and 40S, और अगर प्रोकैरियोटिक है तो 50S and 30S। S मतलब स्वीडबर्ग यूनिट, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज। जो स्वीडबर्ग यूनिट है इसका मतलब है होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और ये इनडायरेक्टली किसको मेजर करता है, डेंसिटी और साइज को। लार्ज, ये राइबोसोम का फिगर 8.9 पे स्ट्रक्चर देखो, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब आपस में इनके जो फंक्शंस होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं। किन किन के फंक्शंस, ER के, गोल्गी के, वैक्यूल्स के, लाइसोसोम के। ER जो होता है इट्स अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ये एक नेटवर्क होता है, रेटिकुलम होता है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिवाइड करता है इंट्रासेल्यूलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में। क्या कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो भी कंपार्टमेंट ER के अंदर आएगा, आप ये डायग्राम से देखो, जो भी कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म का ER के अंदर से आता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, और जो साइटोप्लाज्म के ER के बाहर आता है उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। RER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस राइबोसोम उसको कहते हैं, और इसका काम क्या है, ऑब्वियसली यार इसमें राइबोसोम है तो इसका काम एक ही होगा, दैट्स प्रोटीन को बनाना और सेक्रेशन, ठीक है। SER जो होता है इसमें नो राइबोसोम होता है, तो ये सिंथेसाइज करता है लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन। ये याद रखना, अच्छे से सुनना और अच्छे से याद रखना। जो SER होता है इट्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन।
गोल्गी अपैरेटस जो है कैमिलो गोल्गी ने किया डिस्कवर इन 1898, ठीक है, ये याद हो गया। रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है नियर न्यूक्लियस, और गोल्गी बॉडीज होते हैं ये पैरेलल होते हैं आपस में, मैंने आपको बोला इंटरकनेक्टेड नहीं होते, पैरेलल होते हैं। फ्लैट डिस्क सैक और फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक होता है, सिस्टर नहीं होते हैं, और इनका ये 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। इनका डायमीटर याद रखना 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है डायग्राम सिस्टर्नी का। सिस फेज होता है, सी मतलब सिस मतलब कन्वेक्स मतलब ये क्या ट्रिक होगी, ट्रांस में कैसे करेंगे यार, देखो मैंने बार बार देखा है कि सिस फेज होता है, कन्वेक्स होता है, फॉर्मिंग फेज होता है, मतलब वहाँ से ही अगर कोई चीज़ को बनना होगा ना वो वहाँ से घुसेगा और ट्रांसफेज से निकलेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो सिस फेज होगा कन्वेक्स फॉर्मिंग फेज, ट्रांस फेज होता है कनकेव मैच्योरिंग फेज, और ट्रांस फेज जो होता है न्यूक्लियस की साइड होता है, ठीक है, क्लियर। सिस फेस कन्वेक्स होता है, इसका शेप कन्वेक्स होता है, फॉर्मिंग फेस होता है, ट्रांस फेस कन्वेव और मैच्योरिंग फेस। सिस ट्रांस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, मतलब एक साइड से सिस से प्रोडक्ट मतलब इंग्रेडिएंट्स घुसते हैं और ट्रांस से प्रोडक्ट निकलता है, तो हालांकि ये डिफरेंट है लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। फंक्शन पैकेजिंग मटेरियल पैकेज करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, क्या मॉडिफाई करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है, और लिपिड्स को भी मॉडिफाई करता है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, डिलीवरी करवाता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अब गोल्गी अपैरेटस का डायग्राम देखो, इसमें सिस्टर नहीं होती। डोंट टेक इट लाइक सीरियसली कि सिस्टर ने आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, मतलब मैंने इसलिए बोला ताकि आपको डायग्राम मतलब जब भी आपका लेबलिंग हो जाए आपको समझ आए कि ER क्या है और सिस्टर नहीं क्या है, इसे ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है लाइजोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। लाइजोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें याद रखना इसमें मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो लाइसोसोम याद रखना कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेटस। तो लाइसोसोम जो होते हैं ये याद रखना कि गोल्गी अपैरेटस में बनते हैं एंड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें ना एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस एंड कार्बोहाइड्रेसिस। इनमें क्या क्या होता है एंजाइम याद रखना, इनमें हाइड्रोलिसिस होते हैं, उसमें क्या आते हैं लाइपेसिस, प्रोटीएसिस एंड कार्बोहाइड्रेसिस। इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब एसिडिक पीएच होता है, और ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। फिर से रिपीट करती हूँ, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेटस। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच। इनमें हाइड्रोलेसेस होते हैं, लाइपेसिस, प्रोटीसिस, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म, वाटर होता है, सैप होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। प्लांट वैक्यूल जो होता है सेल का 90% वॉल्यूम लेता है, ठीक है। सो वैक्यूल्स होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। सो प्लांट वैक्यूल जो होता है 90% लेता है सेल वॉल्यूम का, कंसंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल साइटोप्लाज्म, ठीक है। अमीबा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। टोनोप्लास्ट में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। टोनोप्लास्ट होता है एक मेम्ब्रेन होता है, ये क्या करता है, ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इन मिनी सेल प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल होता है, बहुत सारे जो प्रोटिस्टा होते हैं सो उनमें फूड वैक्यूल होता है। डन। फूड वैक्यूल मतलब एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, मतलब जब ये फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं प्रोटिस्टा, ये किस में स्टोर करते हैं, फूड वैक्यूल में। डन। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियन। देखो इसका डायमीटर जो होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और लेंथ 1 से लेकर 4 होती है, ठीक है, याद रखना। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इंक्रीज करते हैं सेल एक्टिविटी, डिवाइड बाय फिशन से डिवाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। पावर हाउस ऑफ सेल, ATP जनरेट करता है, सॉसेज शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये माइक्रोस्कोप में ना ईजिली नहीं देख सकते हम इसको स्टेन करना पड़ता है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूस होती है, और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टाई जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इनर कंपार्टमेंट डेंस होमोजीनस होता है, ठीक है। इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसमें मैट्रिक्स जो होता है वो होमोजीनस मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल सर्कुलर DNA होता है, फिर RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम 70S होता है, और कंपोनेंट्स
होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आउटर मेम्ब्रेन डायग्राम में देखो, इनर मेम्ब्रेन देखो और मैट्रिक्स आप देखो, इनर मेम्ब्रेन स्पेस देखो, क्रिस्टा देखो। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है याद रखना, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70S और कंपोनेंट्स होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद है प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सारी ही प्लांट सेल्स में होते हैं और यूग्लोनॉइड्स में भी हमें पता है कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्जली इजीली मतलब लार्ज इजीली माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमें स्टेन करना पड़ता है, वैसे ही इसमें स्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लार्ज होता है तो इजीली माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। स्पेसिफिक पिगमेंट स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट, देखो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट होते हैं। जिस तरह का पिगमेंट होगा उसी तरीके का कलर देगा। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन होता है तो उसी हिसाब से कलर देगा, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन ज़ैंथोफिल होता है तो उसी हिसाब से कलर देगा, और लीकोप्लास्ट किसके लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है तो कलर नहीं देगा। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे पहले क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। याद रखना सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सुना आपने? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेटिक, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, क्यों? ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। क्रोमोप्लास्ट में होता है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और कौन से कलर देते हैं, येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, येलो ऑरेंज रेड, और फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो कौन से कलर देते हैं, येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, उसके बाद प्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें हो सकता है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलियोरोप्लास्ट। एलियोरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन स्टोर करता है, इलायो जो होता है ऑयल्स एंड फैट्स, एंड अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करते हैं। अब मैं पिगमेंट्स आपको एक और बार रिवाइज करूँगी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल होता है। और ये जो दोनों पिगमेंट्स होते हैं ये कौन से कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो ऑरेंज रेड। उसके बाद लीकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिड्स है, जिसमें आते हैं अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एलियोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से। देखो, अब देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है और थैलाकॉइड्स है। ठीक है, थैलाकॉइड पता है कि एक होता है और ग्रैनम बंडल ऑफ थैलाकॉइड्स को कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेले आपस में इनको इंटरकनेक्ट करता है, और स्ट्रोमा जो होता है मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी राइबोसोम 70S होता है। ये बोलता है कि जो क्लैमिडोमोनास है सेल है उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और ग्रीन एल्गी सेल में 20 से लेकर 40 होते हैं, और म्यूजोफिल में सबसे हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, सो 1 पर क्लैमिडोमोनास सेल 20 to 40 होते हैं ग्रीन एल्गी सेल में, और म्यूजोफिल लीव्स में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेंथ होती है 5 to 10 एंड विड्थ 2 to 4। ओवल स्फेरिकल डिस्क्वाइड लेंथ शिफ्ट एंड इवन रिबन लाइक। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होता है, और देखो इनर मेम्ब्रेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का वो लेस परमेबल होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो लेस परमेबल होता है। फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल का स्ट्रोमा लैमेले कनेक्टिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जो स्ट्रोमा लैमेले होता है वो आपस में कनेक्ट करता है, और ये कैसा होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स होते हैं। थैलोकॉइड क्लोरोफिल पिगमेंट, थैलोकॉइड का काम क्या है, ये पिगमेंट स्टोर करते हैं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं और इनके पाइल्स को हम बोलते हैं ग्रैना। ठीक है, और ये कौन सा पिगमेंट स्टोर करते हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो डेफिनेटली क्लोरोफिल पिगमेंट करेंगे। स्ट्रोमा एंजाइम सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस, इनमें एंजाइम होते हैं, सॉरी एंजाइम सिंथेसिस नहीं करते, मतलब एंजाइम होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है इनके पास। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, एक होता है इनके पास एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स ताकि फूड को सिंथेसाइज कर सके, और स्ट्रोमा में क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम्स भी इसी में होता है। उसके बाद है साइटोस्केलेटन, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स स्ट्रक्चर। ये नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीन्स स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन से फिलामेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फंक्शन क्या होता है इनका, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड सेल्फ शेप। देखो जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, सबसे ये पहले क्वेश्चन ये आ सकता है किसका बना हो सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है। फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, और सेल को शेप देते हैं। डन। इसके बाद है सीलिया और फ्लैजुला। सीलिया जो होता है सिंगुलर इसका सीलियम होता है, और फ्लैजुला का सिंगुलर फ्लैजुलम होता है। हेयर लाइक आउटग्रोथ और सेल मेम्ब्रेन, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी। ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, और ये बेसल बॉडी से इमर्ज करता है। ठीक है,
सीलिया और फ्लैजुला दोनों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद सीलिया स्मॉल होता है, ओर्स मूवमेंट, ओर लाइक मूवमेंट होता है, सेल और सराउंडिंग फ्लूइड को हिला के आगे बढ़ता है, मतलब शॉर्ट में सराउंडिंग फ्लूइड जो होता है उसको पीछे करके आगे बढ़ता है, ठीक है, या सेल को ही आगे बढ़ाता है, तो ओर मूवमेंट लाइक और लाइक मूवमेंट होती है इसकी। फ्लैजुला जो होता है लॉन्गर होता है, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। मतलब ओबियसली यूकैरियोट, देखो प्रोकैरियोट्स का सेल फ्लैजुला अगर हमने देखा तो उसमें होता है फिलामेंट, बेसल बॉडी और हुक, लेकिन इसका जो फ्लैजुला होता है वो डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरली। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्लैजुला का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो मतलब फ्लैजुला जो होता है उसको सराउंड करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी याद रखना कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उसको सराउंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा डेफिनेटली, मतलब मैं कैसे समझा, देखो देखो सबसे पहली बात, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहले ही सराउंड करता है। बी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसका, मतलब फ्लैजुला का आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, सीलिया या फ्लैजुला का सेक्शन देखो आप, इंटरनल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डपलेट्स में है, फिर आपस में इंटर डपलेट ब्रिज से कनेक्टेड है, फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। सो 9+2 अरेंजमेंट है यहाँ पर, जो रेडियल स्पोक्स है उसी से ये सेंट्रल से कनेक्टेड है, और सेंट्रल शीथ भी है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो 9+2 अरेंजमेंट है, नो रेडियली माइक्रोट्यूब है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और 2 सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। जो सेंट्रोजोम होता है इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रियोल जो सराउंडेड है बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, तो इट्स सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। सेंट्रियोल जो होते हैं सेंट्रोसोम में आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, कार्टविल अरेंजमेंट होता है इनमें, बेसल बॉडी सीलिया जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये बेसल बॉडी बनाते हैं, सीलिया फ्लैजुला स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स भी यही बनाते हैं, और ये बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया फ्लैजुला और स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है। नो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं कनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक। सो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं, फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड प्रोटीनशियस हब इन सेंट्रल, मतलब इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, और वहाँ पर हमने देखा 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं, वहाँ पर हमें 9 डपलेट्स देखे, यहाँ ट्रिपलेट्स देखे, फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और कनेक्टेड है बाई रेडियल स्पोक, किससे कनेक्टेड, प्रोटीनशियस हब इन सेंट्रल, डन। उसके बाद है न्यूक्लियस, हमारा लास्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं डायग्राम ही दिखाना चाहती हूँ। पहले न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर पोर होता है इनके मेम्ब्रेन में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है। फर्स्टली ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में। लेटर फ्लेमिंग ने इसके अंदर क्रोमैटिन्स देखे, ठीक है, क्रोमैटिन्स फ्लेमिंग ने, याद रखना। क्रोमैटिन्स किसने डिस्कवर किए, फ्लेमिंग ने। सेल डिवाइडिंग जो होता है क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, सेल नॉट डिवाइडिंग क्रोमैटिन,